नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अलका सचान, प्रवक्ता राजकीय बालिका इंटर कॉलेज उन्नाव, आप सभी का स्वागत करती हूं भौतिक विज्ञान की इस अध्ययनशाला में। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की भौतिकी के द्वितीय भाग के चुंबकत्व एवं द्रव्य नामक पाठ का। यह इस अध्ययनशाला का एवं चुंबकत्व एवं द्रव्य का द्वितीय भाग है। बच्चों, इससे पूर्व हम प्रथम भाग में मूलभूत परिभाषाओं का अध्ययन कर चुके हैं। जो बच्चे इस अध्ययनशाला को प्रथम बार ले रहे हैं वे इस बात का ध्यान रखें कि इनसे पूर्व वे इसके प्रथम भाग का अध्ययन अवश्य कर लें। प्रथम भाग का प्रसारण दीक्षा ऐप पर किया जा चुका है और यदि आप द्वितीय भाग को देखने से पहले उसका अध्ययन कर लेंगे तो यह अध्ययनशाला आपको सरल प्रतीत होगी। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि चुंबकत्व एवं द्रव्य में द्वितीय भाग में हम किन किन राशियों का अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों देखिए कि चुंबकत्व एवं द्रव्य में कुछ नवीन परिभाषाएं हैं जिनका हम अध्ययन आज करेंगे। पहली परिभाषा है चुंबकीय प्रेरण, जिसे आंग्ल भाषा में हम मैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। द्वितीय है चुंबकन तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तृतीय है चुंबकीय तीव्रता, H वेक्टर मैग्नेटिक इंटेंसिटी। चतुर्थ है चुंबकशीलता, म्यू मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। पंचम है सापेक्ष चुंबकशीलता, म्यू आर रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। एवं अंतिम या षष्ठम है चुंबकीय सुग्राहिता अथवा चुंबकीय प्रवृत्ति, काई एम मैग्नेटिक सक्सेप्टेबिलिटी। बच्चों, प्रथम भाग में आप अध्ययन कर चुके हैं कि चुंबकीय प्रेरण क्या होता है या चुंबकीय प्रेरण की क्या परिभाषा होती है। आज हम अध्ययन करेंगे द्वितीय परिभाषा यानी चुंबकन तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की। बच्चों देखिए, चुंबकन तीव्रता एवं चुंबकीय तीव्रता दो भिन्न भिन्न भौतिक राशियां हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अभी हम अध्ययन कर रहे हैं चुंबकन तीव्रता का। यह एक वेक्टर राशि या सदिश राशि है, आई वेक्टर, जिसे हम निरूपित करते हैं एम वेक्टर एवं पदार्थ के आयतन के निष्पत्ति के द्वारा। तो आइए देखते हैं कि चुंबकन तीव्रता को हम किस प्रकार परिभाषित करेंगे। किसी चुंबकित पदार्थ की चुंबकन तीव्रता यह दर्शाती है कि वह पदार्थ किस सीमा तक चुंबकत्व हो सकता है। चुंबकन तीव्रता चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन के चुंबकीय आघूर्ण से परिभाषित होती है। यह एक सदिश राशि है तथा इसे आई वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण m वेक्टर हो तथा उसका आयतन v हो, तब हम उसकी चुंबकन तीव्रता को I वेक्टर या m वेक्टर अपॉन v से निरूपित कर सकते हैं। बच्चों, जैसा कि स्पष्ट है, I वेक्टर या चुंबकन तीव्रता की जो मात्रक होगा वह होगा एम्पियर पर मीटर। बच्चों ध्यान दें कि यह तो परिभाषा हो गई। चुंबकन तीव्रता से हमें यह ज्ञात होता है कि यदि किसी पदार्थ को, वह प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो, अनुचुंबकीय पदार्थ हो या लौह चुंबकीय पदार्थ हो, अर्थात वो तीनों प्रकार के किसी भी पदार्थों का उदाहरण हो सकता है, यदि हम उसे किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो प्रति एकांक आयतन पर उसमें कितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, इस बात का मापन हम चुंबकन तीव्रता या आई वेक्टर से करते हैं। अगली जो परिभाषा है वह है चुंबकीय तीव्रता। बच्चों ध्यान दें, इससे पूर्व आपने अध्ययन किया आई वेक्टर का, अब आप किसका अध्ययन कर रहे हैं, एच वेक्टर का। बच्चों, जो हिंदी में परिभाषा है, शब्द में बहुत ही कम अंतर है। यहाँ आप चुंबकीय तीव्रता का अध्ययन कर रहे हैं एच वेक्टर का, जिसे हम आंग्ल भाषा में मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। यह इंटेंसिटी किस बात को परिभाषित करती है, जब कोई पदार्थ किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह चुंबकित होता है इस आधार पर कि वह किस प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है या लौह चुंबकीय है। किंतु जब पदार्थ के भीतर वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र एवं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो है उसका जो परिणामी है वो जिससे प्रकट होता है उसे ही हम बोलते हैं चुंबकीय तीव्रता या एच वेक्टर। बच्चों देखिए, चुंबकीय तीव्रता को यदि हम परिभाषित करें तो यह हमें मिलती है एच वेक्टर से, यानी एच वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर अपॉन म्यू नॉट माइनस आई वेक्टर। आई वेक्टर का अध्ययन आप कर चुके हैं, यह है चुंबकन तीव्रता और एच वेक्टर क्या है, चुंबकीय तीव्रता। बच्चों बी यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन है
और म्यू नॉट है पदार्थ की निर्वात में चुंबकशीलता, यानी निर्वात की चुंबकशीलता को यहाँ म्यू नॉट से प्रदर्शित किया गया है। बच्चों ध्यान दें कि यहाँ पर H वेक्टर तथा I वेक्टर परस्पर एक दूसरे से मात्रक में समान है, अर्थात जो मात्रक H वेक्टर का है वही मात्रक I वेक्टर का है। अर्थात पारिभाषिक रूप से चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकीय तीव्रता भिन्न भिन्न राशियां हैं, किंतु वे डायमेंशन में या विमीय रूप से समान राशियां हैं। आइए देखते हैं चुंबकन तीव्रता पदार्थ, यदि B वेक्टर पदार्थ के भीतर का चुंबकीय प्रेरण हो, I वेक्टर पदार्थ की चुंबकन तीव्रता हो, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता हो, तब हम H वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं गणितीय रूप से H वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर अपॉन म्यू नॉट माइनस I। इस प्रकार आपने तीसरी परिभाषा का अध्ययन किया। अब आते हैं चौथी परिभाषा, चुंबकशीलता। बच्चों ध्यान दें, हम पढ़ चुके हैं चुंबकीय प्रेरण, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता का। अब हम अध्ययन करने वाले हैं चुंबकशीलता का, या जिसे आंग्ल भाषा में हम मैग्नेटिक परमिएबिलिटी भी कहते हैं। तो देखिए, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकन क्षेत्र में रखते हैं, अर्थात ऐसे क्षेत्र में रखते हैं जहां उसमें चुंबकत्व उत्पन्न हो सके, तो वह चुंबकित हो जाता है तथा उस पदार्थ में से वायु के सापेक्ष अधिक बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं। बच्चों ये ध्यान दें, अर्थात चुंबकन वायु में कठिनता से होता है, बल्कि किसी अन्य माध्यम में आसानी से होता है। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक पाई जाती है किसी पदार्थ में सापेक्षिकता से वायु के, अर्थात स्पष्ट है कि बल रेखाएं वायु की अपेक्षा चुंबकीय पदार्थ में अधिक सुगमता से गुजरती हैं। इसे हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि वायु की अपेक्षा लोहे में अधिक चुंबकशीलता है। बच्चों ये सिर्फ एक उदाहरण है, लोहे के अतिरिक्त आप निकेल, क्रोमियम आदि का भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। अर्थात वायु में हमें जो चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त होती हैं उनसे कहीं अधिक सुगमता से हमें चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त होती हैं किसी माध्यम में। तो आइए देखते हैं चुंबकनशीलता को किस प्रकार परिभाषित करेंगे। बच्चों यह एक अनुपात है, यह एक निष्पत्ति है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि हम चुंबकीय प्रेरण एवं चुंबकीय तीव्रता का अनुपात निकालें तो उसे ही हम प्रदर्शित करते हैं म्यू से, और इसे ही हम बोलते हैं चुंबकशीलता। म्यू इज इक्वल टू B अपॉन H। बच्चों ध्यान दें कि चुंबकशीलता का SI मात्रक कहलाता है वेबर प्रति एम्पियर मीटर, या हम इसे न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर से भी डिनोट कर सकते हैं। बच्चों एक चीज़ ध्यान दें कि यहाँ पर म्यू एक नियतांक होता है जब हम एक विशेष प्रकार के चुंबकीय पदार्थ को चुन लेते हैं, अर्थात यदि B के मान तथा H का मान नियत हो जाए तो म्यू का मान नियत हो जाता है। आइए अध्ययन करते हैं हम अपनी सापेक्षिक चुंबकशीलता का। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं कि सापेक्ष चुंबकशीलता, जिसे आंग्ल भाषा में रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी भी कहते हैं, उसके प्रतीक चिन्ह को म्यू आर रखा गया है। यहाँ पर आर का अर्थ है रिलेटिव या सापेक्ष, और म्यू अपने सामान्य अर्थों में है, अर्थात चुंबकशीलता। परिभाषित किस प्रकार से करेंगे आप सापेक्षिक चुंबकशीलता को? किसी चुंबकीय पदार्थ की सापेक्षिक चुंबकशीलता पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू एवं निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को कहते हैं। बच्चों स्पष्ट है कि म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, जो कि एक निष्पत्ति है। म्यू भी चुंबकशीलता है, म्यू नॉट भी चुंबकशीलता है। म्यू पदार्थ की चुंबकशीलता है जिसको आप अध्ययन कर रहे हैं, तथा म्यू नॉट निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता है, अर्थात यह एक अनुपात है। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि जब समान विमा वाली राशियों का अनुपात निकलता है तो प्राप्त होने वाली राशि विमाहीन होती है, अर्थात सापेक्षिक चुंबकशीलता एक विमाहीन राशि है। बच्चों ऐसा माना गया है मानक रूप में कि म्यू नॉट का मान 1 होता है, अर्थात निर्वात की चुंबकशीलता का मान 1 माना गया है, यह मानक है। बच्चों देखिए, आप म्यू आर को दूसरे रूप से भी परिभाषित करते हैं। किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? यदि किसी पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर पदार्थ के भीतर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B तथा उसी क्षेत्र में निर्वात में फ्लक्स घनत्व B नॉट के अनुपात को भी कहते हैं। अर्थात आपको मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देती हूँ। यहाँ पर म्यू आर को जहाँ हम म्यू तथा म्यू नॉट की निष्पत्ति से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, वहीं हम म्यू आर को B तथा B नॉट की निष्पत्ति से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब बच्चों समझ लेते हैं कि B एवं B नॉट क्या है। यहाँ पर B है चुंबकीय
फ्लक्स घनत्व जबकि हम चुंबकीय पदार्थ का अध्ययन कर रहे हैं, तथा B0 है फ्लक्स घनत्व अर्थात चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जबकि हम निर्वात में अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रकार से म्यू आर का जो मान प्राप्त होगा, जो म्यू अपॉन म्यू नॉट से प्राप्त होगा, वही मान आपको म्यू आर बी अपॉन बी नॉट से प्राप्त होगा। बच्चों, सापेक्ष चुंबकशीलता बहुत ही विशेष राशि है जब हम अध्ययन कर रहे हो चुंबकत्व का। कैसे? क्योंकि जब हम वर्गीकरण करेंगे तो वर्गीकरण करते समय म्यू आर का मान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हमें किसी भी पदार्थ के लिए म्यू आर का मान पता हो तो हम यह बता सकते हैं कि वह 3 प्रकार के चुंबकीय पदार्थ अर्थात अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों में से किस श्रेणी में रखा जाएगा। बच्चों ध्यान दें कि म्यू आर का मान सदैव 1 से कम होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए, म्यू आर का मान सदैव 1 से अधिक होता है अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, लेकिन यह मान लघु होता है अर्थात इसका मान कम होता है, परिमाण इसका कम होता है। लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए न केवल म्यू आर का मान 1 से अधिक होता है बल्कि ये मान अधिक होता है अर्थात इसका परिमाण बहुत अधिक होता है। तो आपने देखा कि जो सापेक्ष चुंबकशीलता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक राशि है चुंबकीय पदार्थों के अध्ययन में, अर्थात म्यू आर के मान से ही हम यह गणना कर सकते हैं कि दिया गया पदार्थ प्रतिचुंबकीय है, लौह चुंबकीय है अथवा अनुचुंबकीय है। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि म्यू आर यानी सापेक्ष चुंबकशीलता यदि 1 से कम है तो पदार्थ अनुचुंबकीय है, 1 से अधिक है किंतु उसका मान लघु है तो वह अनुचुंबकीय है, तथा यदि म्यू आर का मान 1 से अधिक एवं गणितीय रूप से अधिक है, परिमाण में अधिक है तो पदार्थ लौह चुंबकीय है। आइए हम अध्ययन करते हैं अपनी अगली भौतिक राशि का, जिसे हम कहते हैं चुंबकीय सुग्राहिता अथवा चुंबकीय प्रवृत्ति। बच्चों यह सिंबल या जो प्रतीक चिन्ह दिया गया है इसे हम कहते हैं काई और एम एक सबस्क्रिप्ट के रूप में लगाया गया है। आंग्ल भाषा में हम इसे कहेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बच्चों देखिए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वास्तव में यह प्रदर्शित करती है, ये एक अनुपात है, यह प्रदर्शित करती है कि आई वेक्टर किस प्रकार से एच वेक्टर पर निर्भर करता है या चुंबकन तीव्रता किस प्रकार से चुंबकीय तीव्रता पर निर्भर करती है। इसको गणितीय रूप से दिखाने के लिए ही हमें काई एम का प्रयोग करना होता है। काई एम बच्चों सिंबल है चुंबकीय सुग्राहिता या चुंबकीय प्रवृत्ति का। तो आइए देखते हैं कि हम इसे किस प्रकार परिभाषित करेंगे। किसी पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता अथवा चुंबकीय प्रवृत्ति उस पदार्थ की चुंबकत्व की धारण क्षमता से नापी जाती है, अर्थात कोई पदार्थ चुंबकन क्षेत्र में कितनी सरलता से चुंबकित होता है। अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए पदार्थ की चुंबकन तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता यानी एच वेक्टर के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात एच का मान बढ़ाने पर आई का मान स्वतः ही बढ़ जाएगा, एच का मान कम होने पर आई का मान स्वतः ही कम हो जाएगा। यहाँ पर आनुपातिक का चिन्ह हटाने के लिए यानी यहाँ इसे समान बनाने के लिए, इक्वलिटी में परिवर्तित करने के लिए हम यहाँ पर काई एम एक नियतांक का प्रयोग कर रहे हैं। बच्चों यही नियतांक काई एम चुंबकीय सुग्राहिता अथवा चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है। इसे आंग्ल भाषा में हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी कहते हैं। बच्चों नियतांक काई एम को पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता कहते हैं। बच्चों एक चीज़ ध्यान दें कि हम इसे यदि परिभाषित करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता अर्थात आई, बच्चों ध्यान दें ये वेक्टर है, उससे उत्पन्न होने वाले चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को चुंबकीय सुग्राहिता कहते हैं, अर्थात काई एम इज इक्वल्स टू आई अपॉन एच। बच्चों एक चीज़ ध्यान दें, यह एक शुद्ध संख्या है, ध्यान दीजिए, यह एक अनुपात है H एवं I के बीच यानी चुंबकीय तीव्रता एवं चुंबकन तीव्रता के बीच यह एक अनुपात है और इसका एक आंकिक मान होता है। बच्चों तो देखिए निर्वात के लिए इसका मान 0 माना गया है, यह एक मानक है, इसे आपको स्मरण रखना है क्योंकि निर्वात में चुंबकन संभव नहीं है। काई एम के धनात्मक मान वाले पदार्थ, बच्चों ध्यान दें, जिस प्रकार आपने सापेक्षिक यानी सापेक्षिक चुंबकशीलता से इस बात का अध्ययन कर सकते हैं आपकी पदार्थ अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय या लौह चुंबकीय है, उसी प्रकार आप काई एम से या चुंबकीय सुग्राहिता से या चुंबकीय प्रवृत्ति से भी इस बात का ज्ञान कर सकते हैं कि पदार्थ किस श्रेणी में रखा जाएगा।
काई एम के धनात्मक मान वाले पदार्थ अनुचुंबकीय, ऋणात्मक मान वाले पदार्थ प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए काई एम का मान पुनः धनात्मक होता है, किंतु इसका मान बहुत अधिक होता है। इन पदार्थों के लिए आई वेक्टर व एच वेक्टर यथार्थ रूप से अनुक्रमानुपाती होते हैं, अर्थात आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। बच्चों ये ध्यान दें, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए एवं लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए काई एम का मान अलग अलग होता है, अर्थात विशुद्ध रूप से काई एम एक नियतांक नहीं है, अर्थात पदार्थ बदलने पर, चुंबकीय पदार्थ की श्रेणी बदलने पर काई का मान परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ आप देखते हैं कि सापेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर के साथ साथ काई एम यानी चुंबकीय सुग्राहिता से भी आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि दिया गया पदार्थ अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है अथवा लौह चुंबकीय है। बच्चों देखिए, एक संबंध है जो बहुत ही आवश्यक माना जाता है, जिसे हम निकालेंगे सापेक्षिक चुंबकीयशीलता म्यू आर तथा काई एम के बीच क्या संबंध है। आपने देखा कि काई एम एवं म्यू आर दोनों ही हमें इस बात का ज्ञान देते हैं कि पदार्थ किस श्रेणी में रखा जाएगा, तो स्पष्ट है कि दोनों के बीच कोई ना कोई संबंध अवश्य होगा। यदि हम गणितीय रूप से म्यू आर एवं काई एम के संबंधों को रखें तो उनसे हमें एक नया संबंध प्राप्त होता है। जैसा कि आप अपने श्वेत पट पर देख रहे हैं, आपको पता है कि चुंबकीय तीव्रता H का मान होता है B/μ0-1। यहाँ से आप B की वैल्यू निकाल सकते हैं μ0H+1। पुनः आपको पता है I = काई एम × H। यदि यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे तो B = हो जाएगा μ0H1 + काई एम। यदि हम इन दोनों समीकरणों को समाहित कर दें तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा μ = μ01 + काई एम। पुनः हमें पता है कि म्यू आर = होता है μ/μ0, अर्थात μ0 को यहाँ नीचे लाने पर आपको प्राप्त हो जाएगा μ0 = 1 + काई एम। सॉरी, यहाँ पर बच्चों होना चाहिए म्यू आर = 1 + काई एम, अर्थात सापेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 + सापेक्षिक चुंबकीय सुग्राहिता के मान के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर हमने ये दिखाने का प्रयास किया है कि एक दूसरे से संबंधित है म्यू आर अर्थात काई एम, यानी कि यदि आपको चुंबकशीलता, सापेक्षिक चुंबकशीलता का मान पता है तो आप निकाल सकते हैं सुग्राहिता का मान। यदि आपको सुग्राहिता का मान पता है तो आप निकाल सकते हैं चुंबकशीलता का मान, अर्थात सापेक्षिक चुंबकशीलता का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों ये समझें कि हमने उन सभी राशियों का अध्ययन कर लिया है जो संबंधित हैं चुंबकीय पदार्थों से या उनकी चुंबकन तीव्रता से या उनके चुंबकीय व्यवहार से। बच्चों आइए अब हम अध्ययन करते हैं कि क्या भिन्न भिन्न गुण प्रदर्शित किए जाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थों के द्वारा, अनुचुंबकीय पदार्थों के द्वारा एवं लौह चुंबकीय पदार्थों के द्वारा। तो सबसे पहले आइए आते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थों की विशेषताएं। आप सभी जानते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। ये आप पारिभाषित रूप से जानते हैं, लेकिन इनके कुछ विशेष गुण हैं जिनका अब हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो देखें कि ये पदार्थ किसी चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर तनिक प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं, अर्थात प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं किंतु वह अत्यंत क्षीण होता है। ये चुंबकन क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होते हैं, अतः प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कम एवं ऋणात्मक होती है। बच्चों यह तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको स्मरण रखना है। इसके अतिरिक्त प्रतिचुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इनमें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व निर्वात की तुलना में कुछ घट जाता है, अर्थात यदि हम इन्हें निर्वात में रखें और उसके बाद इन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो बाद में यहाँ पर चुंबकन घट जाता है। अतः प्रतिचुंबकीय पदार्थों की सापेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से कम होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं। आइए देखते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं कि दो ध्रुव दिखाए गए हैं, नॉर्थ पोल एवं साउथ पोल, दो चुंबकीय ध्रुव दिखाए गए हैं। यदि हम क्या करें, किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बनी हुई छड़ को दो नॉर्थ एवं साउथ ध्रुव जो कि चुंबक के हों उनके बीच रखें तो स्वतः वह घूमकर क्षेत्र के
या जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है उसके स्वतः ही लंबवत हो जाती है तथा उसमें स्वयं जो ध्रुव उत्पन्न होते हैं वो पूर्व ध्रुवों के मूल रूप में अर्थात नॉर्थ की तरफ नॉर्थ एवं साउथ की तरफ साउथ, यानी उत्तरी ध्रुव की तरफ उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव की तरफ दक्षिणी ध्रुव पोलराइज्ड होता है। बच्चों देखिए आगे हम पढ़ते हैं कि यदि हम क्या करें, नॉर्थ एवं साउथ दो ध्रुव लें और किसी एक बर्तन में हम अपना प्रतिचुंबकीय पदार्थ चूर्ण रूप में रख दें। कैसे रखें? चूर्ण के रूप में रखें ताकि वह स्वतंत्र हो अपना आकार लेने के लिए। यदि हम चूर्ण रूप में, यहाँ पर दो चित्र आपको प्रदर्शित किए गए हैं, चित्र ए एवं चित्र बी। बच्चों ध्यान दें कि प्रथम चित्र में नॉर्थ उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच आप देख रहे हैं कि पदार्थ बीच में दबा हुआ है, जबकि द्वितीय चित्र में आप देख रहे हैं कि पदार्थ बीच में उभरा हुआ है। स्पष्ट है कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनका यह गुण होता है कि जब वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं तो वे कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर भागते हैं। तो बच्चों पहले चित्र में आप ध्यान दें, यहाँ पर नॉर्थ एवं साउथ पोल के बीच में यानी कि मध्य बिंदु पर सबसे कम तीव्रता है चुंबकीय क्षेत्र की। यही कारण है कि इस ओर पदार्थ भागता है और बीच में आपको यह दबाव महसूस होता है। दूसरे चित्र में जब नॉर्थ एवं साउथ पोल के बीच की दूरी को बढ़ा दिया गया है तो जो बीच का क्षेत्र है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्षीण हो गया है, जबकि नॉर्थ एवं साउथ के पास जो चुंबकीय क्षेत्र आपको मिल रहे हैं वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक है, अतः बीच की ओर उभरा हुआ है आपका हिस्सा। यानी यह प्रदर्शन किसके द्वारा किया जाता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थों के द्वारा। अब बच्चों देखते हैं ये प्रथम जो द्वितीय गुण है उसी का डेमोन्स्ट्रेशन है। यदि हमें कोई ऐसा पदार्थ मिला है जो लिक्विड रूप में होता है, द्रव रूप में होता है, हम उसे एक किसी कांच की नली में भर लेते हैं। यह एक स्वतंत्र नली है जिसका जो व्यास है वो सब जगह समान है। यदि हम इस नली में घोल भर दें अपने प्रतिचुंबकीय पदार्थ का और नॉर्थ एवं साउथ पोल्स के बीच में से ले जाएं तो जो पानी का जो आपके द्रव का स्तर है वह नीचे चला जाता है नॉर्थ एवं साउथ पोल से, अर्थात यह द्रव भाग रहा है उस ओर जिस ओर तीव्रता कम है। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि यदि किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ के घोल को यू नली में भरकर नली के एक भुजा को प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के बीच रख दें तो उस भुजा में घोल का तल दूसरी भुजा के घोल के तल से नीचे हो जाता है। और अंतिम जो गुण हैं जो हम प्रतिचुंबकीय पदार्थों के बारे में बताना चाहते हैं वो ये है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता अर्थात काई का मान निर्भर नहीं करता ताप पर, अर्थात ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है चुंबकीय सुग्राहिता पर यदि हम बात कर रहे हो प्रतिचुंबकीय पदार्थों की। बच्चों उसी प्रकार हम अनुचुंबकीय पदार्थों का अध्ययन करते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों में आपको ज्ञात है कि अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही, लेकिन क्षीण रूप से। पुनः जो आपका द्वितीय गुण है, यदि हम नॉर्थ साउथ पोल के बीच में रखते हैं चुंबकीय पदार्थ की छड़ को तो वह स्वतः ही ओरिएंट हो जाती है क्षेत्र की ही दिशा में। बिल्कुल इसी प्रकार यदि हम नॉर्थ एवं साउथ पोल्स के बीच चूर्ण रखें पदार्थ का तो वो विपरीत गुण प्रदर्शित करता है जैसा कि गुण प्रदर्शित किया था प्रतिचुंबकीय पदार्थों ने, अर्थात वह अधिक तीव्रता के क्षेत्रों की ओर भागता है। बिल्कुल उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अनुचुंबकीय पदार्थ है वह अधिक तीव्रता के क्षेत्र की ओर विक्षेपित होता है। बच्चों यहाँ पर जो अति महत्वपूर्ण है वह यह है कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं उनका मान यानी उनके चुंबक सुग्राहिता का मान ताप पर निर्भर करता है और यह परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात काई एम का मान प्रोपोर्शनल होगा 1/T के जब हम किसकी बात करेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थों की। बच्चों यदि हम नली वाला प्रयोग करें या द्रव को घोल बना कर रहे तो विपरीत प्रदर्शन करेंगे, अर्थात अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर आपका जो द्रव है वो भागेगा। अर्थात यदि किसी अनुचुंबकीय घोल को यू नली में भरकर नली को एक भुजा को प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखें तो उस भुजा में घोल ऊपर की ओर बढ़ जाएगा क्योंकि पदार्थ अनुचुंबकीय है। बच्चों यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1895 में क्यूरी ने प्रायोगिक रूप से ये पता लगाया कि अनुचुंबकीय पदार्थों को
चुंबकन तीव्रता चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है तथा केल्विन ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात I का मान H के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तथा T के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, I एक सीमा से अधिक नहीं हो सकता क्योंकि इसका एक अधिकतम मान होता है, जबकि पदार्थ के सभी परमाणुई चुंबकों का संरेखण हो जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं chi m इज इक्वल्स टू I/H या chi m इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। बच्चों लौह चुंबकीय पदार्थ वे सभी गुण प्रदर्शित करते हैं जो कि प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, बस उनकी प्रबलता अधिक पाई जाती है। यहाँ पर बच्चों एक क्यूरी ताप नाम की एक परिभाषा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिभाषा क्या है देख लीजिए, यदि हम किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करें तो एक निश्चित ताप पर पदार्थ का लौह चुंबकत्व का गुण यकायक यानी अचानक समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है। तो वह ताप जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय तथा जिसके ऊपर अनुचुंबकीय कहलाते हैं, पदार्थ का क्यूरी ताप कहलाता है। अलग अलग लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होता है। जैसे कोबाल्ट के लिए 1121 डिग्री सेंटीग्रेड, लोहे के लिए 770 डिग्री सेंटीग्रेड तथा निकिल के लिए 358 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों हमने अध्ययन किया प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों को गणितीय रूप से, पारिभाषिक रूप से कि उनके गुणों में क्या भिन्नता पाई जाती है। हम ग्राफीय रूप से भी इसका निरूपण कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आपको 3 ग्राफ श्वेतपट पर दिखाई दे रहे हैं, उनके 3 भाग हैं A, B एवं C। प्रथम भाग दिखाता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकीय सुग्राहिता है वे ऋणात्मक होती है एवं यह ताप पर निर्भर नहीं करती है। द्वितीय चित्र में आप देख रहे हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए सुग्राहिता का मान धनात्मक होता है एवं वह क्यूरी ताप पर यानी क्यूरी के नियम के अनुसार chi m इज प्रोपोर्शनल टू 1/T के अनुसार चलता है, जबकि लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए मान सदैव धनात्मक होता है एवं इसकी निर्भरता क्यूरी वीन्स के नियम द्वारा दी जाती है एवं संलग्न आपका जो ग्राफ है उससे प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात आपको ध्यान रखना है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ ताप पर निर्भर नहीं करते हैं सुग्राहिता के लिए, जबकि लौह चुंबकीय पदार्थ एवं अनुचुंबकीय पदार्थ ताप पर निर्भर करते हैं अपनी चुंबकीय सुग्राहिता के लिए। बच्चों आते हैं हम एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों का। आप इनका अध्ययन इस पाठ के प्रथम एवं द्वितीय भाग में कर चुके हैं। यह एक समेकित अध्ययन है। तो प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों के मूल गुण किस प्रकार परस्पर भिन्न होते हैं। पहला गुण है ये पदार्थ जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर विपरीत दिशा में क्षीण रूप से चुंबकित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में ही क्षीण रूप से चुंबकित होते हैं, जबकि लौह चुंबकीय पदार्थ क्षेत्र की ही दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं। द्वितीय क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को हटाने पर प्रतिचुंबकीय पदार्थों का चुंबकन समाप्त हो जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थों का चुंबकन भी चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर समाप्त हो जाता है, जबकि लौह चुंबकीय पदार्थों का चुंबकन चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी रह जाता है, अर्थात समाप्त नहीं होता है। तीसरा बिंदु है ये पदार्थ अर्थात प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसी चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर थोड़ा सा प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ थोड़ा सा आकर्षण अनुभव करते हैं और लौह चुंबकीय पदार्थ प्रबल आकर्षण का अनुभव करते हैं। चतुर्थ बिंदु है प्रतिचुंबकीय पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में कम तीव्रता वाले भाग की ओर विक्षेपित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं, जबकि लौह चुंबकीय पदार्थ अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात अनुचुंबकीय पदार्थों की भांति ही। पांचवा बिंदु है प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक और कम होती है तथा ताप से मुक्त होती है, अर्थात ताप पर निर्भर नहीं करती है। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति क्यूरी नियम से दी जाती है, अर्थात ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति chi m 1/T यानी परम ताप की व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्वीन एवं वीन्स के नियम द्वारा दी जाती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए सापेक्षिक चुंबकशीलता का मान ऋणात्मक होता है, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए धनात्मक होता है एवं लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए धनात्मक के साथ साथ 1 से बहुत अधिक इसका मान होता है। सातवां बिंदु है
प्रतिचुंबकीय पदार्थों में, बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है, अर्थात उनका चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है और वो एक युग्म बना लेते हैं। यही कारण है कि जो अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं उनका नेट चुंबकीय आघूर्ण सदैव शून्य होता है, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थों में परमाणुओं में ऐसे इलेक्ट्रॉन आधिक्य में होते हैं जिनके चक्रण एक ही दिशा में होते हैं, अतः ऐसे पदार्थों में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, किंतु अनियमित रूप से अभिविन्यासित होने के कारण जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होता है वह शून्य होता है। जबकि लौह चुंबकीय पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के कारण स्थायी चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है, डोमेनों में व्यवस्थित होता है, किंतु डोमेनों को अभिविन्यास इस प्रकार से रहता है कि परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य ही रहता है। अष्टम बिंदु है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ द्रव की किसी भी अवस्था में हो सकते हैं, अर्थात वे ठोस हो सकते हैं, द्रव हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ भी ठोस, द्रव अथवा गैस किसी भी रूप में हो सकते हैं, किंतु लौह चुंबकीय पदार्थ केवल क्रिस्टलीय ठोसों के रूप में प्रकृति में पाए जाते हैं। आइए अंतिम रूप से हम देखते हैं उदाहरण। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं सिल्वर और Au, एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, सोडियम क्लोराइड, जल, मरकरी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन एवं वायु। जहां एवं अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण है प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, सोडियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन, निकिल, आयरन के लवणों के सॉल्यूशंस यानी विलयन। जबकि लौह चुंबकीय पदार्थों के सबसे प्रबल उदाहरण हैं आयरन, कोबाल्ट एवं निकिल। बच्चों आपने अध्ययन किया है इस अध्ययनशाला में लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय एवं अनुचुंबकीय पदार्थों के अध्ययन का, उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियों का। इसकी अगली अध्ययनशाला में हम अध्ययन करेंगे कि क्या कारण है लौह चुंबकीय पदार्थों में किस प्रकार प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कक्षा आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।